हेलो दोस्तों, विद्या एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम हिंदी का नया सेशन शुरू कर रहे हैं। इसको शुरू करने से पहले दोस्तों हिंदी को जान लेते हैं थोड़ा। हिंदी दोस्तों क्या है? हिंदी एक भाषा है और भाषा का मतलब क्या होता है आइए पहले जानते हैं। देखिए, हिंदी क्या है? एक भाषा है दोस्तों। हिंदी क्या है? एक भाषा है। और भाषा का मतलब क्या? भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो भाष धातु से हुई है। किससे दोस्तों? दोस्तों भाषा की उत्पत्ति हुई है संस्कृत के भाष धातु से। भाष का अर्थ दोस्तों क्या है? भाष का अर्थ होता है विचार प्रकट करना। दोस्तों क्या होता है? विचार प्रकट करना। दोस्तों देखेंगे मेनली भाषा का क्या काम होता है। भाषा का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं ना, ताकि हम अपनी बातों को आप तक पहुंचा सकें। ठीक है दोस्तों, अपनी बातों को आप तक पहुंचाने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? भाषा की। ठीक, ऐसा तो है नहीं कि आप पीके हैं, ठीक है, या हम पीके हैं, हम आपका हाथ पकड़ लें तो क्या हो, आप हमारी बातों को या भावनाओं को ट्रांसफ़र कर लेंगे या समझ लेंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा? अपने से अपने विचारों को आप तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? माध्यम की। और वही माध्यम दोस्तों क्या कहलाता है? उसी माध्यम के तौर पे हम किसको प्रयोग करते हैं? भाषा को दोस्तों। तो हम भाषा को क्या कह सकते हैं दोस्तों? एक माध्यम है। और अगर पूछा जाए क्या कि भाषा का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों भाषा का मुख्य कार्य क्या होता है? संप्रेषण। ठीक है दोस्तों, भाषा का मुख्य कार्य दोस्तों हम क्या कह सकते हैं? संप्रेषण। संप्रेषण जिसका अर्थ क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हिंदी क्या है दोस्तों? एक भाषा है जिसकी उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों विचार प्रकट करना। ठीक, हम भाषा के बारे में इतना तो जान लिए। अब आइए देखते हैं भाषा के किन किन रूपों को हम जनरली देखते हैं और जनरली सुनते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला डिस्कशन दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक आज हम समझेंगे। जितनी भी चीज़ें हमारे सामने आती हैं आज सबको हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली कड़ी हमारे पास क्या है? मातृभाषा। सबसे पहली कड़ी दोस्तों हमारे पास है मातृभाषा। दोस्तों मातृभाषा दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? दो शब्दों से। ठीक है, पहला क्या? पहला है मातृ और दूसरा क्या है? भाषा। मातृ और भाषा। ठीक है दोस्तों, मातृ का मतलब माता से। मातृ का मतलब क्या? अपने माता से। ठीक है दोस्तों, अपनी माता से जो आप भाषा सीखते हैं, ठीक है, अपनी माता से जो आप भाषा सीखते हैं या अपने घर में जो आप भाषा सीखते हैं वो भाषा क्या कहलाती है दोस्तों? वही भाषा मातृभाषा कहलाती है। इन शॉर्ट दोस्तों ये कह सकते हैं कि मातृभाषा क्या है? माता के द्वारा सीखी गई भाषा ही क्या कहलाती है? मातृभाषा। ठीक, यहाँ पे चर्चा दोस्तों इसकी ख़त्म होती है। अगला हम चलते हैं दोस्तों, बोली क्या होती है। बोली के लिए दोस्तों एक सीधा सा नॉर्मल सा एग्जाम्पल है। क्या? बोली। ठीक, देखिए बोली क्या होती है? एक छोटे से क्षेत्र विशेष में, एक छोटे से क्षेत्र विशेष में जब कोई भाषा उपयोग की जाती है, जब किसी भाषा का उपयोग एक छोटे से क्षेत्र में किया जाता है तो वही दोस्तों क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। आप दोस्तों सुने भी होंगे, भारत में एक पुरानी कहावत है क्या कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले वाणी। ठीक है दोस्तों, कोस कोस पर वाणी बदल जाती है और चार कोस पर क्या बदल जाती है? वाणी बदल जाती है। इसीलिए इससे आपको याद रखने में आसानी होगी क्या कि बोली वो होती है जो एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक, अब दोस्तों क्या होगा? यही छोटे से क्षेत्र में बोली गई भाषा, ये जिसका आप प्रदान कर रहे थे, जिसका आप प्रयोग कर रहे थे, किसके लिए? अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए। वो अभी छोटे से क्षेत्र में तो क्या कहलाई जा रही थी? बोली। अब दोस्तों बोली को क्या करते हैं? बोली जब बड़ा रूप धारण कर लेती है, क्या कर लेती है दोस्तों? बड़ा रूप धारण कर लेती है और बड़े क्षेत्र में बोली जाने लगती है। कहाँ? बड़े क्षेत्र में जब बोली जाने लगती है वही दोस्तों क्या कहलाती है? तो वही दोस्तों क्षेत्रीय भाषा बन जाती है। क्या बन जाती है दोस्तों? तो वही क्या कहलाती है? क्षेत्रीय भाषा। ठीक है दोस्तों, वही क्षेत्रीय भाषा कहलाती है या वही क्या कहलाती है? उपभाषा। अर्थात हम इसकी परिभाषा ये कह सकते हैं कि जब कोई बोली किसी विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने लगती है या थोड़े बड़े क्षेत्रों में बोली जाने लगती है तो वही क्या कहलाती है? हमारी क्षेत्रीय भाषा या उपभाषा कहलाती है। अगली बात दोस्तों हमारे किस पे करनी है? मानक भाषा। मानक भाषा क्या होती है दोस्तों? आइए देखते हैं। मानक और
भाषा। मानक भाषा का मतलब क्या है दोस्तों? मानक का मतलब क्या? किसी पैमाने पर तौला जा सके। मानक का मतलब क्या? मानक होता है ना, हर चीज़ का एक मानक होता है। जैसे आपके पास द्रव्यों को तौलने के लिए या किसी सामान को तौलने के लिए कोई मानक होता है, 1 किलो 2 किलो या 1 मीटर 2 मीटर 1 किलोमीटर, ऐसे मानक होते हैं। तो क्या हमारे पास हिंदी भाषा के लिए भी क्या है? एक मानक है, जिसको हम क्या कहते हैं? व्याकरण। जिसको हम क्या कहते हैं? व्याकरण या वर्तनी। व्याकरण और वर्तनी। व्याकरण और क्या दोस्तों? वर्तनी। ठीक। तो क्या होती है जब यही क्षेत्रीय भाषा जब क्या होती है? व्याकरण और वर्तनी से अछूती होती है, तब तक ये क्षेत्रीय भाषा होती है। लेकिन जैसे ही हम इसको सिस्टमेटिक ढंग में ढाल देते हैं, जैसे ही ये क्या हो जाती है? मानक मतलब व्याकरण और वर्तनी से युक्त हो जाती है, तो यही भाषा दोस्तों क्या कहलाती है? मानक भाषा। और ये इसी भाषा को, मानक भाषा को ही हम एक और भाषा के रूप में जानते हैं, जिसका नाम है परिष्कृत भाषा। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको? परिष्कृत भाषा। ठीक दोस्तों, अगला हमारे पास क्या है? राजभाषा या प्रशासनिक भाषा। ठीक है दोस्तों, राजभाषा या प्रशासनिक भाषा। इसका दोस्तों थोड़ा सा इतिहास रहा है कि राजभाषा या प्रशासनिक भाषा हम किसे कहते हैं। आइए देख लें दोस्तों। 14 सितंबर 1949, कौन सी तिथि दोस्तों? आप लोग को याद रखनी है कि 14 सितंबर। ठीक, 14 सितंबर 1949। ठीक है, 14 सितंबर 1949। और क्या? आर्टिकल 343 और 343 1। ठीक है दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को ये निर्धारित किया गया कि हमारे देश की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। ये बात किसमें कहा गया दोस्तों? राजभाषा क्या होगी? राजभाषा हिंदी होगी। क्या होगी दोस्तों? हिंदी होगी। राजभाषा हिंदी होगी, हिंदी होगी। वह लिपि क्या होगी दोस्तों? लिपि देवनागरी। ठीक, देवनागरी। दोस्तों फिर से एक बार देख लेते हैं। 14 सितंबर 1949 को ये निर्धारित किया गया कि आर्टिकल 343 के द्वारा ये निर्धारित किया गया कि हमारे देश की राजभाषा जो होगी वो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। आइए समझ लेते हैं कि राजभाषा होती क्या है दोस्तों। राज और भाषा, राज और भाषा। ठीक, राज का मतलब क्या? राजकाज के कार्य, राजकाज के कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है दोस्तों, राजभाषा का सीधा सीधा शब्द आप ये कह सकते हैं कि राजकाज के कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा ही राजभाषा होती है। ठीक, राजकाज के कार्य का मतलब क्या दोस्तों? हमारा जो राज्य है या हमारा जो देश है उसमें जो लिखा पढ़ी होती होगी, सरकारी काम होते हैं। ठीक, या मान लीजिए कोई अपराधी है, उसकी FIR रिपोर्ट बनानी है या कुछ करना है, कोई भी सरकारी कार्य जिस भाषा में किया जाएगा, इसका निर्धारण जब किया गया तो उसी को क्या कहा गया? राजभाषा। ठीक है दोस्तों, उसी को क्या कहा गया? राज और भाषा। ठीक, तो मतलब सरकारी कामकाज में प्रयुक्त भाषा को ही हम क्या कहते हैं? राजभाषा। ठीक है दोस्तों, और सरकारी कामकाज कैसे होते हैं? प्रशासन द्वारा किए जाते हैं। कैसे? प्रशासन द्वारा। ठीक, प्रशासन द्वारा किए जाते हैं, तो इसी को हम प्रशासनिक भाषा भी कह सकते हैं। ठीक, क्या कह सकते हैं? प्रशासनिक भाषा। ठीक है दोस्तों, इसी को हम प्रशासनिक भाषा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हमारे पास क्या टर्म है? राष्ट्रभाषा। अगला हमारे पास क्या टर्म है? राष्ट्रभाषा। आइए इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। इस प्रश्न पर थोड़ा विवाद है, लेकिन फिर भी जहाँ तक बोला जा सकता है वहाँ तक इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा का क्या मतलब है? राष्ट्रभाषा दोस्तों आधिकारिक तौर पर या संविधान में किसी भी राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी भाषा को नहीं दिया गया है। ठीक, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एक होती है जिसमें क्या है? 22 भाषाओं को भारत की
संविधान के 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है, लेकिन राष्ट्रभाषा किसी को निर्धारित नहीं किया गया है। तो राष्ट्रभाषा के संबंध में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि किसी भी देश के 50% से अधिक जनसंख्या, 50% से अधिक जनसंख्या, या कह सकते हैं या अधिकांश जनसंख्या, ठीक है दोस्तों, अधिकांश जनसंख्या, 50% से अधिक जनसंख्या या अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा ही क्या कहलाती है दोस्तों? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा को दोस्तों एक बार फिर समझ लेते हैं। हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा संवैधानिक स्तर पर नहीं बनाई गई है, ठीक है। हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा संवैधानिक स्तर पर नहीं बताई गई है। राष्ट्रभाषा की परिभाषा दोस्तों ये होती है कि किसी भी देश की जनसंख्या के 50 से अधिक प्रतिशत जनसंख्या द्वारा या अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा ही राष्ट्रभाषा कहलाती है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर इस तरह के किसी अन्य भाषा का उल्लेख आपको कहीं भी मिलता है तो आप नीचे कमेंट करें, हम उसको भी एक्सप्लेन करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। दोस्तों आशा करते हैं इस वीडियो में आपको मैं ये चीज़ें समझाने में सफल रहा हूँगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।